तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी ड्रग, जो कि चैप्टर नंबर 16 है फार्माकोलॉजी का। और बुक जो हमारे पास कि कौन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स के अंदर हमने पहले ये समझना होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं किसको हैं, यानी ब्रोंकियल सिस्टम और लंग्स का, जो हमारा लंग, ब्रोंक्यूल्स और जो ट्रैकिया वगैरह है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन सब के कोई भी जो प्रॉब्लम वगैरह होती है, चाहे वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, इसको दो तरीके से डिवाइड किया कि एक्यूट जो होती है, अगर उसकी बात की जाए तो एक सडन इसका ऑनसेट होता है, किसी भी एलर्जी की वजह से हो सकती है, किसी भी पॉलन ग्रेन या किसी को डस्ट एलर्जी वगैरह होती है, या फिर कोई कॉमन कोल्ड है उसको, इन सब वजूहत की वजह से जो हमारे पास कफिंग या स्नीजिंग या फिर फ्लू वगैरह हो रहा है, तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज हो रही होती है, तो उन सबको हम एक्यूट कहते हैं। जबकि अगर यही कंडीशन जो होती हैं वो अनट्रीटेड रह जाएं, या फिर जो है वो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लंबे अरसे तक चलती है यानी क्रॉनिक है, तो जो है वो उसके टाइम ड्यूरेशन जो है, अगर कोई भी बीमारी 12 हफ्तों से आगे बढ़ जाती है, 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है उसका टाइम ड्यूरेशन, तो फिर वो जो है वो क्रॉनिक कहलाती है। तो एक्यूट की तो एग्जांपल मैंने बता दी, और जो क्रॉनिक में जो है हमारे पास एस्मा आ जाता है, COPD आ जाती है, एम्फाइसीमा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है वो हेडिंग दी हुई है, ड्रग यूज टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन कंट्रोल एंड कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, यानी सिक्रीशंस जितनी भी म्यूकोजल जो सिक्रीशन होती है वो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसको जो है वो खांसी को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक है हमारे पास एक्टिव और प्रोडक्टिव कफ, जिसके अंदर जो है हमारे पास म्यूकस जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, स्प्यूटम रिलीज़ होता है, ठीक है। दूसरी जो होती है वो ड्राई कफ होती है, जिसके अंदर जो है स्प्यूटम की सिक्रीशन नहीं होती, ठीक। तो वहाँ पर जो सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर हमारे पास एंटी ट्यूसिव्स हैं, इसके अलावा जो है कंजेस्टेंट्स हैं और एंटी हिस्टामाइंस हैं। इसके अलावा जो है वो आगे दो और हैं, एक है हमारे पास म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेट, ठीक है। इन सब के बारे में इंडिविजुअली अभी हमने इस वीडियो में पढ़ना है। तो पहली जो हेडिंग है वो एंटीट्यूसिव है। अब एंटीट्यूसिव वो ड्रग्स होती हैं जो खांसी को सप्रेस करती हैं, वो खांसी जो कि किसी भी एलर्जी वगैरह की वजह से होती है, ठीक है, यानी कॉमन कोल्ड की वजह से हो गई, यानी छोटे मोटे मसले की वजह से जो खांसी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीट्यूसिव ड्रग्स को। इसके अलावा जो है वो अगर हमने कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स को अगर ट्रीट करना होता है तो इनको हम कंबाइन करके देते हैं किसी दूसरी ड्रग्स के साथ, चाहे वो ऑपोइड्स भी हो सकते हैं, जैसे एनसेड भी हो सकते हैं, जिसमें एस्पिरिन है, एक मोस्ट कॉमन एनसेड है हमारे पास, तो एस्पिरिन हो गया, और एसिटामाइनोफेन, इन सब के साथ जो है वो कंबाइन करके इसको जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं अगर हमने सिम्टम्स को ट्रीट करना है कोल्ड और फ्लू के, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के एजेंट्स होते हैं उनके साथ भी कंबाइन करके हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एंटीट्यूसिव्स आर यूजुअली रिकमेंडेड फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी इनका जो है वो लॉन्ग टर्म रिलीफ का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनका, क्योंकि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है वो कफिंग को सप्रेस करते हैं थ्रू, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर जो कफिंग सेंटर्स हैं उनको ही ब्लॉक कर देते हैं, और जो है वो कुछ जो है वो जो म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर जो हिस्टामिन्स वगैरह के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो वो खांसी होती नहीं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि एंटीट्यूसिव्स के बारे में एक बात ये है कि इनको ड्राई कफ़ के अंदर देना तो जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इनको प्रोडक्टिव कफ़ के अंदर देंगे तो उससे जो है इसकी कंडीशन सीवियर हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कफ़िंग को ही रोक देता है, क्योंकि कफ़िंग जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू बॉडी जो है इरिटेंट्स या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया था तो वो उसको एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती एंटीट्यूसिव्स का, तो ये जो है वो एक साइड इफ़ेक्ट है। यही वजह है कि इसको जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है या बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो फर्दर स्टडीज़ अभी जारी हैं कि ये जो यानी इसका जो नुकसान है उसको किस तरह से जो है वो इफ़ेक्टिवनेस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर टेबल गिवन है, टेबल 26/1। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखी हुई है, और इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो
ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एडवर्स इफेक्ट के अंदर जो है वो डिजीनेस आ सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट्स आ सकते हैं और इसके अलावा सेडेशन हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो इनका इफ़ेक्ट कुछ तो है वो ब्रेन स्टेम को ही इनहिबिट कर रहे हैं सिग्नल्स के पहुंचने तक, दूसरे जो है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो जो है वो सेडेशन या डिजीनेस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जो भी आप दवाई जो है वो माउथ को थ्रू लेते हैं, एक तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, इसके अलावा वो गैस्ट्रल जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं नाम वो कौन कौन से हैं, वो है बेंजोनेटेट एंड कोडेन। अच्छा, बेंजोनेटेट जो है वो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी म्यूकस को, तो इसकी वजह से म्यूकस में प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कोडेन जो है वो हमारे पास कफिंग सेंटर जो होते हैं उनको ही ब्लॉक कर देता है, उनकी सिग्नलिंग को, तो इसकी वजह से खांसी नहीं होती। दूसरा जो है डेक्स्ट्रामेथोफेन जो है वो क्या करता है, ये भी जो है वो सेम कोडेन की तरह काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोकोडेन और हाइड्रोकोडेन भी जो है सिमिलर टू कोडेन काम कर रहा है, और हाइड्रोमॉर्फिन जो है वो भी कोडेन के तौर पे ही काम कर रहा है। अच्छा, हाइड्रोमॉर्फिन और हाइड्रोकोडेन जो है वो क्या है, ये ओपोइड्स के अंदर आ जाते हैं, यानी पेन रिलीफ के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास है डिकंजेस्टेंट। तो अच्छा, दूसरी हेडिंग जो हमारे पास डिकंजेस्टेंट्स हैं, तो कंजेशन जो है वो हमें जो म्यूकोजल लाइनिंग वगैरह होती है या फिर जो नेज़ल कंजेशन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। कॉमन जो है इसकी जो वजूहात हैं वो एलर्जी हो सकती है, कॉमन कोल्ड में इन सब या कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास रनी नोज़ देखने को मिलती है, स्टफ़ी हेड सेंसेशंस यानी सर भारी सा महसूस होता है। तो डिकंजेस्टेंट जो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि ये जो है वो अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, यानी एड्रेनर्जिक का जो रिसेप्टर्स होते हैं वेसल्स के ऊपर, उनकी जो है वो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इसके फ़र्दर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट मैं भी इसकी फ़र्दर डिस्क्रिप्शन में बताऊँगी। तो इसमें होता यूँ है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को जो है वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो वेसल्स थी नाक की नेज़ल ब्लड वेसल ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा, तो ये जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है कि वो जो रनी नोज़ हुई थी वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो उससे डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो ये इसी तरह से लोकल कंजेशन को जो है वो ट्रीट करता है। अच्छा, अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट की जो है वो डिकंजेस्टेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उनके नाम जो है वो नीचे गिवन है, तो उनको हम अभी गो थ्रू करेंगे। इसके अंदर जो है वो यही वाली बात हो गई कि ये ज़्यादातर दवाइयाँ जो दी जाती हैं पेशेंट को, वो हमारे पास एरोजल स्प्रेज यानी नाक के थ्रू जो स्प्रे प्रेशर से स्प्रे करते हैं और नाक के अंदर जो वो दवाई चली जाती है, तो उस तरह के स्प्रे के थ्रू जो है वो हमने इस को एडमिनिस्टर करवाना होता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो नेज़ल कंजेशन के सिम्टम वगैरह होते हैं उसमें इसको भी ट्रीट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास होता यूँ है कि जो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट कर देती है, क्योंकि वेसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन करवा रही है। वो वेसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो राइज़ होता है, और इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर इरेगुलरिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं उसमें जो है वो उसमें जो है हेडेक है, डिजीनेस है, नर्वसनेस हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, और जो है वो इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर और पैल्पिटेशन, यानी जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर और हार्ट रेट के अंदर देखने को मिलता है। तो टैकीकार्डिया वगैरह मिल सकते हैं अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा की जाए या अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो 2 दवाइयाँ जो है वो ओरली देते हैं हम, एक जो है वो एफेड्राइन और सोडोएफेड्राइन, ये दोनों जो है वो ओरली हम जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। दूसरी जो 3 दवाइयाँ बाकी हैं वो तीनों जो है वो नेज़ल स्प्रे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीमेटाजोलाइन है, फेनाइलेफ्राइन है और जो है ज़ाइलोमेटाजोलाइन है। ठीक है, तो ये जो आप इसके जो लास्ट वर्ड को याद करके इसकी तैयारी कर सकते हैं कि जोलाइन, राइन, INE। ठीक है, तो इन सारे नामों में आइन आ रहा है। ठीक है,
तीसरी जो कैटेगरी आ रही है वो एंटी हिस्टामाइंस है। हिस्टामाइन के सबसे पहले मैकेनिज़्म को समझते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, हिस्टामाइन जो है वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या कर रहा होता है, वो जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर और बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन के अंदर जो अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। अगर इसके रिसेप्टर्स की बात करूँ तो वो 4 तरह के होते हैं। एक जो हमारे पास H1 है, H2, H3, H4। H1 जो है वो हमारे पास जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इम्यून सिस्टम से जितने भी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो हेल्प करा रहा होता है, उसको रेगुलेट करवा रहा होता है। H2 जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है उसके अंदर मौजूद होता है, तो वो पेप्टाइडिक अल्सर वगैरह के अंदर इसके समझो सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो तीसरा जो हमारे पास मौजूद होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टर्मिनल्स के अंदर, और चौथा जो है वो हमारे पास ब्लड सेल और सेल ड्राइव फ्रॉम द ब्लड सेल, यानी वो सेल्स जो ब्लड सेल से बनते हैं उनके अंदर जो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बुक में लिखा हुआ है कि 3 और 4 का जो मेन फंक्शन है वो हमें अभी अनडिटरमाइंड है। इसके अलावा अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करूँ तो ये जो एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हिस्टामाइन के जो एक्शन है उसको रोक देती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस था बॉडी का जनरेट नहीं हो पाता। इसके अलावा जितनी भी सीवियरिटी की तरफ जा सकती थी, बॉडी डिस्कम्फर्ट की तरफ जा सकती थी, वो नहीं जाती। असल में होता ये है कि जितने भी अगर कोई एलर्जेंस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल के थ्रू रिलीज़ होता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दो, तो स्मूथ मसल होते हैं उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, जिससे वेसल्स डायलेट होती हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचता है, जिसमें जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो पूरा एक इम्यून रिएक्शन चलता है और उसमें क्या होता है, उस रिएक्शन के नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन में हमें पता है कि म्यूकोजल लाइनिंग अगर होती है तो वो म्यूकस की ज़्यादा सिक्रीशन करती है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है वो रेनाइटिस या फिर साइनोसाइटिस या फिर जो हमारे पास साइनोसाइटिस जो है वो हो सकता है, यानी साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जितने भी हमारे पास साइनस होते हैं फेस के अंदर। और इसके अलावा जो रेनाइटिस होता है, जो नेज़ल पैसेज होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये इन सब को जो रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो मैंने बता दिया कि हिस्टामाइन जिस तरह से एक्ट करता था तो उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो वो एंटी हिस्टामाइंस का जो है वो काम हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इनके मेजरली जो है वो बुखार को ट्रीट करने के अंदर जो है वो ये H1 रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम या एलर्जी से जो है वो रिलेट करता होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो ये सारी बातें आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये जो बुक में और बातें लिखी हुई हैं कि अगर इसके प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो जो है वो सेडेशन हो सकती है, थक सकता है इंसान, फटीगनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उसको ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधली जो चीज़ें धुंधली नज़र आएंगी, इनकोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक तरीके से अपनी, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास इनकोऑर्डिनेशन देख सकती है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकता है, वॉमिटिंग और नोज़िया हो सकती है, ये सब जो है वो कॉमन है। इसके अलावा जो एक सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो भी 2 तरह की इसमें दवाइयाँ आ गई। एक है हमारे पास पुरानी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या था, वो दवाई हिस्टामिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारे पास जो इफ़ेक्ट होता है वो दिमाग के ऊपर होता है, तो उससे क्या होता है, सेडेशन और साइकोमोटर स्लोइंग हो सकती है। सेकंड जनरेशन जो दवाई हिस्टामिन को जो है डेवलप किया गया है, वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से सेडेशन और अदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ जो है वो रिड्यूस हो गए, यानी वो अब नहीं कॉज होते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो नए एंटी हिस्टामाइंस मार्केट में लॉन्च हुए, जिनका नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामाइंस कहते हैं, जिसकी वजह से सेडेशन नहीं होती, यानी नींद नहीं आती था और गुनूदगी वाली कैफियत नहीं आती। तो ये सारे दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो हमारे पास इसमें और कोई बात नहीं है। इसमें ये है कि जो नई दवाइयाँ आई हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस नहीं करती, जिसकी वजह से उनको ब्रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, बट उसका हार्ट के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जो है वो सीवियर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि वेसल्स की डायलेशन हो रही है, तो
वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एरिथमियास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लिवर प्रॉब्लम भी हो सकती है इसकी वजह से। तो इसके कुछ जो है वो नाम है, जेनेरिक नेम्स हम पढ़ते हैं। इसमें जो है वो इसको डिवाइड किया गया मॉडरेट और लो और वेरी लो एक्शन, यानी कि सेडेशन जो है वो कौन सबसे ज़्यादा कॉज कर सकता है, सबसे लो और जो है वो मॉडरेट। ठीक, तो इसके अंदर जो वो इसको डिवाइड किया गया। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो हम लोग 3 से 4 याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ तो याद होगा भी नहीं। एज़ाटिडाइन जो है वो हमारे पास लो सेडेशन पोटेंशियल रखती है, और ब्रोमोफेनेरामाइन, ठीक है, ये जो है वो दोनों लो रखती हैं। एक हमने मॉडरेट की देख लेनी है, कार्बिनोजेमाइन जो है वो हमारे पास लो टू मॉडरेट इसकी पोटेंशियल है, और सेटिरिजाइन जो है वो हमारे पास वेरी लो, यानी बहुत कम जो है वो उसके सेडेटिंग पोटेंशियल है। हाई के अंदर जो हम देख लेते हैं एक डॉक्सिलेमाइन, ये जो हमारे पास आ जाता है। ठीक, जो चौथी कैटेगरी हमारे पास जो है वो आ जाती है मोक्यूलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेट्स। ठीक है, तो इन दोनों का मेजर काम ये होता है कि ये जो म्यूकस होता है उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, या जो रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस होती हैं उनकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करती हैं, ताकि वो बॉडी से ईजिली स्क्रीट आउट हो सके। ठीक है, मोक्यूलाइटिक्स, देखो लाइटिक्स की जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है टूटने के लिए। तो बेसिकली म्यूकोजल जो है वो प्रोटीन्स होती हैं म्यूकस के अंदर, जिनकी बॉन्ड को ये तोड़ता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो मोक्यूलाइटिक्स का तो ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा एक्सपेक्टोरेट जो है वो क्या करता है, वो सिक्रीशन को बढ़ाता है, और जो म्यूकस की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो है वो उसकी एक्सक्रीशन यानी इजेक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों ड्रग्स जो है वो यानी इनके जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि ये जो है वो थिकनेस, और अगर विस्कस सिक्रीशंस जो होती हैं उनकी ख़तरा ये होता है कि वो रेस्पिरेटरी पैसेज वगैरह को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उनको जो है वो इससे रोकने के लिए ये 2 दवाइयाँ मोक्यूलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेट जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है वो ये बात दी गई है कि एक्सपेक्टोरेट एंड मोक्यूलाइटिक्स जो है वो मेजरली कोल्ड टू नमूनिया एज वेल एज द क्रॉनिक डिसऑर्डर एम्फाइसीमा, या फिर जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होते हैं उन सब में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है इसका, जो स्प्यूटम है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है उसकी एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते कोई ख़ास और जो है वो इसमें और काम की बात ये लिखी हुई है। अच्छा, ये बात मैंने पहले बता दी कि ये जो है वो प्रोटीन को जो उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, और जिसकी वजह से विस्कोसिटी उसकी लूज़ हो जाती है। और जो है वो इसके अलावा इसके जो है फ़ायदे वो इस वजह से भी होते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो डैमेज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को, उससे भी उसको बचा रही होती है, यानी फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन को रोकती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यही करते हैं कि वो जो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ होते हैं ROS, तो उनकी जो है वो एक्टिविटी को रोक देते हैं, उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको वो इनगल्फ कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो डैमेज कर रहे थे, चाहे वो म्यूकोजल लाइनिंग हो या रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ हो या कुछ भी हो, तो उसको जो है वो रोक लेती है। अच्छा, यहाँ पर जो दवाई का नाम लिखा हुआ है एसिटाइल सलाइन सिस्टाइन, तो ये जो है वो यूजुअली हम रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर जो है वो इन्हेलेशन यानी इन्हेलर्स के थ्रू जो है वो इसको डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर इंडोट्रैकियल जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो ट्रैकिया है उसको काट कर दवाई को एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को जो हम इंडोट्रैकियल इंस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ भी है कि ट्रैक्टोस्टोमी यानी ट्रैकिया को काट कर पाइप के थ्रू जो है वो हमने ड्रग्स को उसके अंदर एडमिनिस्टर करना होता है। अच्छा, जो उनके जो कुछ जो प्राइमरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारे पास नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा, स्टोमेटाइटिस एंड रिनोरिया जो रनी नोज़ को कहते हैं, तो वो जो हमारे पास ये सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर है। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ एक्सपेक्टोरेट एजेंट्स हैं उनके जो इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो है वो एक्सपेक्टोरेट की एग्जांपल है गुआइफेनाइजिन, और ये जो है वो FDA से जो है वो एक्नॉलेज हुई है, और इसके थेरेपेटिकल इफ़ेक्ट जो है वो एविडेंस बेस्ड हैं।
ठीक है। इसके अंदर यही होता है कि सिक्रीशन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रेट है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमें पता है कि वो क्या करेगा, वो जो है वो सिक्रीशन बढ़ा देगा। इसके अलावा जो इजेक्शन है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म यही होता है इसका। इसके अलावा जो इसकी कुछ खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हाँ, जो मेजर इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट करवा सकता है। अगर कोई खाली पेट की दवाई ले ले तो उसकी वजह से म्यूकोज़ा लाइनिंग उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम आगे इस चैप्टर के फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो वो डिस्कवर करेंगे, या डिस्कवर तो नहीं, खैर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो होप जो भी चीज़ें जो समझाई गई हैं वो ईज़िली क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे और कहीं से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।